नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस से 25 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन टीसीएस द्वारा 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 206 हड्डियां। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसको भी याद रखिएगा। मानव शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती है। मानव शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती है। मानव के खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है, जो जांघ में पाया जाता है। शरीर के सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान में पाया जाता है। ठीक है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। ठीक है, सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है मनुष्यों में जो मांसपेशियों की हड्डियां जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहलाता है? मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहलाता है? तो कंडरा यानी टेंडन कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंडरा। अब दोस्तों अस्थि बंध यानी लिंगामेंट। तो लिंगामेंट किसको कहते हैं? तो दो हड्डियों यानी अस्थियां आपस में स्नायु यानी लिंगामेंट से जुड़ी रहती है। यदि दो हड्डियां जुड़ी रहती है किससे? तो स्नायु यानी लिंगामेंट से जुड़ी रहती है। कंडरा यानी टेंडन और स्नायु यानी लिंगामेंट दोनों कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? इंसुलिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंसुलिन। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की। इंसुलिन की अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन के अति स्रावन से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। मानव शरीर में लैंगर-हेंस के आइसोलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है? किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पीयूष ग्रंथि कपाल के स्फेनाइड हड्डी में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो स्फेनाइड यानी कपाल की स्फेनाइड हड्डी में स्थित होती है। ठीक है, इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि गले में एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो दोस्तों चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर के भार निकालना है और पृथ्वी पर के भार दिया हुआ है। अब क्या बताएं कि चंद्रमा पर के भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना आता है, यानी 60 गुने 1/6 हो जाएगा। तो 10 बार में कट गया 10 न्यूटन। तो ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से ये रोग होता है?
विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों सभी विटामिन को एक बार देख लेते हैं, उसका रासायनिक नाम और उसके कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी के रासायनिक नाम थायमिन है, और दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन ई के रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, और इसके कमी से होने वाला रोग जो है जनन शक्ति का कम होना यानी नपुंसकता रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, और इसके कमी से रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी को याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? एरिथ्रोपोइटिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एरिथ्रोपोइटिन। अब दोस्तों आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खांसी, छींकना, श्वसन, हृदय का धड़कन, अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? खांसी, छींकना, श्वसन, हृदय का धड़कन, अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? मज्जा यानी मेडुला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मज्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सोचना, समझना, बोलना, देखना, स्वाद लेना, प्रेम, घृणा जैसी क्रियाओं की गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? सोचना, समझना, बोलना, देखना, स्वाद लेना, प्रेम, घृणा जैसी क्रियाओं की गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेरिब्रम। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रित कौन करता है? मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो अनुमस्तिष्क, सेरिबलम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जीनॉन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीनॉन। दोस्तों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का परमाणु का उप परमाणु कण है। अब दोस्तों जीनॉन जो है नोबेल गैस यानी निष्क्रिय गैस है, और इसका आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह में रखा गया है। ठीक है, 18 समूह। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है? तो दोस्तों सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जिसकी बाहरी कक्षा में 8 आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर 16 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 6 होगा। तो इसकी बाहरी कक्षा में 6 हो गया, मतलब ये नहीं होगा। अल्युमिनियम का होता है 13, तो 2 8 3, इसकी बाहरी कक्षा में 3 है, ये भी नहीं होगा। सोडियम का होता है 11, तो 2 8 1, इसके बाहरी कक्षा में 1 है, ये भी नहीं होगा। आर्गन का होता है 18, तो 2 8 8, और इसके बाहरी कक्षा में कितना 8 है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है यानी धातु, कौन सा इसमें धातु है जो इलेक्ट्रॉन, कौन सा नहीं है यानी कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो दोस्तों धातु कौन होता है जिसकी बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन आता है, वो धातु होता है। तो किस किस में है? तो इसमें बाहरी कक्षा में 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब इसमें नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, अधातु है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसका द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी?
परमाणु संख्या दिया गया है, द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास दिया गया है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 39 है, और प्रोटॉन की संख्या 19 है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। और 39 में 19 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 27 डिग्री तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगना न हो जाए। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थिर एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगना न हो जाए। यानी दोस्तों पीवी बराबर क्या होता है, पीवी बराबर होता है NRT होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है। अब दोस्तों कह रहा कि 27 डिग्री तापमान पर आदर्श गैस के स्थिर दाब पर, आदर्श गैस यानी टेम्परेचर T1 दे दिया गया है। T1 बराबर कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273 केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। V1 कितना दिया गया है, V1 दिया गया है V, और V2 कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, तो 2 भी हो जाएगा। T2 निकालना है, T2 निकालना है, तो V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 लिखेंगे। अब वैल्यू रख देंगे, V1 का क्या है, V है, V2 का 2 भी है, T1 300 है, और T2 निकालना है। V भी कट गया, T2 बराबर कितना आ जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा 600 केल्विन में आ गया। अब इसको दोस्तों ऑप्शन में दिया गया डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो -273 कर देंगे, और जो घटा का आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता की संख्या कितनी है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता की संख्या कितनी है। अब संयोजकता किसको कहते हैं, संयोजकता दोस्तों परमाणुओं द्वारा साझा की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है, NH3 होता है। तो इसका साझा करेगा तो इसमें 3 चल जाएगा, इसका 1 चल जाएगा, यहाँ पर 1 है। तो हाइड्रोजन के बोलेगा तो 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा संयोजकता की संख्या 3। तो ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का pH मान होता है। परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का pH मान होता है 7 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त होता है 7 आवर्त होता है यानी पीरियड, और 18 जो होता है वर्ग, इसी को समूह भी कहते हैं और इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। तो याद रखना है दोस्तों 2 8 8 18 18 32, यानी 2 हो गया पहला आवर्त में, दूसरा आवर्त में 8, तीसरा आवर्त में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में अभी खोज नहीं किया गया। ठीक है, खोज नहीं किया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है 2 आवर्तों में 8 तत्व है। किस आवर्त में, तो किस किस में है, 2 और 3 में 8 है, 2 और 3 में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा इसी तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान खाली स्थान होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान खाली स्थान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व होता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व खाली स्थान होता है पानी से कम होता है।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी से हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मानव के लिए ध्वनि की सर्व सीमा क्या है? मानव के लिए ध्वनि की सर्व सीमा क्या है? तो मानव के लिए ध्वनि की सर्व सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इसको अल्ट्रासोनिक वेव इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको अपश्रव्य तरंग कहते हैं। अपश्रव्य तरंग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी से जगह रियर व्यू मिरर यानी साइड यानी पीछे की वस्तु देखने के लिए यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सेविंग मिरर, वाहन की हेडलाइट, सौर भट्टी, सौर कुकर, ये सब में क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, आगे देखते हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आखिरी सवाल है एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? क्या बोल रहा है दोस्तों? किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट हो जाता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों? V = IR होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होगा। अब V1 कितना दिया गया है? 60 वोल्ट दिया गया है। I1 कितना दिया गया है? तो 4 एम्पीयर दिया गया है। V2 कितना है? तो बढ़कर हो जाता है 165, यानी V2 दिया गया 165 वोल्ट और I2 निकालना है। तो V1 बटा V2 बराबर I1 बटा I2। अब इसी पर वैल्यू रखेंगे तो V1 कितना दिया गया है? V1 है 60, V2 है 165, I2 कितना है? 4 और बटा I1 4 है, I2 निकालना है। 15 चौके 60 कट जाएगा 15 बार में, फिर 15 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो I2 बराबर कितना आ जाएगा? 11 एम्पियर। 11 एम्पियर आ गया, तो ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, जय हिंद।